नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस और ढेर सारी एजुकेशनल खबरें सबसे पहले आप तक। तो इसी क्रम में आज भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड 65 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के 65 क्वेश्चंस हैं। आप खुद देखें कि कितनी प्रिपरेशन आप कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इन 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करें अंत तक। तो एक छोटा सा टेस्ट समझ कर इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? पहला ऑप्शन है कंबन, वाणभट्ट, अश्वघोष। दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तीसरा अश्वघोष, कालिदास, वाणभट्ट। और चौथा ऑप्शन है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो देखिए, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। इनमें से नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? ए चालुक्य, बी शुंग, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पुटअप किया जाता है। एलोरा मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका देवा नाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो निम्नलिखित में से देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो देवानाम प्रियदर्शी नाम से जानते थे मौर्य राजा अशोक को। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? पहला ऑप्शन रामायण, दूसरा ऑप्शन महाभारत, तीसरा ऑप्शन जातक और चौथा ऑप्शन पंचतंत्र। तो जातक, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? जातक। जातक कथाएं गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं उनसे संबंधित हैं और इसको अजंता की चित्रकारी में निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा हर्षवर्धन। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? पहला ऑप्शन गुप्त काल, दूसरा ऑप्शन मौर्य काल, तीसरा सातवाहनों के काल में, चौथा कुषाण के काल में। तो कुषाण के काल में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? फिर से रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो उज्जैनी। उज्जैनी, उज्जैनी जिसे आप उज्जैन नाम से जानते हैं, तीन विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तुंगभद्रा दोआब। दोआब किसे बोलते हैं? दोआबा होता है जो दो नदियों का बीच का जो एरिया होता है उसे दोआबा बोलते हैं। तो तुंगभद्रा दोआबा की लड़ाई नहीं लड़ी निम्नलिखित में से किन शक्तियों ने? पहला ऑप्शन पल्लव और चालुक्य, दूसरा चोल और कल्याण के परिवर्ती चालुक्य, तीसरा गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान, चौथा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो गोलकोंडा और अहमदनगर के जो सुल्तान थे उन्होंने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। इसके अलावा पल्लव और चालुक्य, चोल और कल्याण के परिवर्ती चालुक्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के लोगों ने, इन शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई लड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? चोल वंश से। राजकुमार एलारा ये दूसरी शताब्दी बीसी में इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और द्रविड़ शासकों के चोल वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे?
मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। तो प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में करते थे और यहाँ जो कुछ भी वो कमाते थे, जो कुछ भी अर्न करते थे, उसको पूरी तरह से डोनेट कर देते थे, दान कर देते थे लोगों में। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला का हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी। सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? पहला ऑप्शन हर्ष, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन अशोक, चौथा ऑप्शन कनिष्क। कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन पाली, तीसरा ऑप्शन ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है खरोष्ठी। तो पाली। पाली भाषा का प्रयोग बहुतायत में होता था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। तो प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र था उसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। गुप्त वंश। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश से। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में, तंत्र में। बौद्ध धर्म में। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण स्थल है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग, सारनाथ। तो पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1922। तो 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सन 1922 ईस्वी में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृदफांट, पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहार, लुहारगिरी। तो इनमें से लुहार, लुहारगिरी ये आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है। भारत के शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण में अगर बात करें तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपत, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का पता चलता है। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल। लोथल ईंटों की एक कृत्रिम बंदरगाह वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। अगला प्रश्न,
सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। भैंस। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से भैंस जो जानवर था वो विद्यमान नहीं था। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? मतलब जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था, कोई भी किला नहीं था, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो और चौथा चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो, यहाँ पर चनहुदारो प्रिंट हुआ है लेकिन चनहुदड़ो होता है, और बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर यही था। अगला प्रश्न, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। दूसरा ऑप्शन सही है, मुंडक उपनिषद। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। तो शिखर सहित मंदिर ये हड़प्पा स्थलों में नहीं मिले हैं। जब हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है तो नालियां, कुएं, किले, धान्यागार, स्नानागार ये सब प्राप्त हुए हैं, लेकिन शिखर सहित कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूत, दीघ निकाय। तो इनमें से मेघदूत साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये कौन से वर्ग थे? वणिक और पुरोहित थे, साहूकार और दास थे, योद्धा और व्यापारी थे, स्त्रियां और शूद्र थीं। तो स्त्रियों और शूद्रों को बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्ग ये थे जिन्हें अपने साथ जोड़ करके इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अगले वीडियो का पार्ट कल अपलोड किया जाएगा, जिसे बिल्कुल भी देखना मिस ना करें। धन्यवाद।